नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसका आगे जा फरवरी या फिर मार्च का महीना जो है इसमें होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लिया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन ही जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है यहाँ से भी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इस कारण से यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हमने जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए वांछनीय है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या मानक का होना। तो सबसे अधिक जो यहाँ पर इसमें माना गया है विश्वसनीयता को, मतलब विश्वास होना चाहिए। तो ये किसी उपकरण का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। और जिस उपकरण का वास्तविक प्रसरण का अनुपात संयोग प्रसरण के अनुपात में जितना अधिक होगा उसकी विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी। तो विश्वसनीयता यहाँ पर सबसे अधिक मानी गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है गैगने। गैगने ये किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीकरण, सिद्धांत, मूल्यांकन या फिर प्रबंधन से। तो गैगने इनमें से किससे संबंधित है? और इनका जो संबंध है तो ये अधिगम का जो श्रेणीक्रम है इससे माना गया है। और पुस्तक कई बार जो है इनके द्वारा जैसे जो पुस्तक लिखी गई है उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें सीखने के मूल 8 प्रकारों का जो वर्गीकरण है ये किया गया था, जिसमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध होता है और इस श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या का समाधान और सबसे नीचे सांकेतिक सीखने को माना गया है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जो गैगने जो है इन्होंने जो 8 जो यहाँ पर क्रम जो बताए थे। तो इसमें जैसे अगर हम देखें तो संकेत अधिगम, उद्दीपन क्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यधिगम, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 बताए थे इन्होंने। और इसके साथ ही जो ये पिरामिड जो है इसके माध्यम से भी बतलाया था। तो जैसे सबसे नीचे जो है इसमें सांकेतिक जो आ जाता है, सांकेतिक अधिगम। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर उद्दीपन क्रिया अधिगम आ जाता है। तीसरा जो नंबर है सरल जो है यहाँ पर श्रृंखला का जो सिद्धांत आ जाता है। उसके बाद फिर जो चौथा नंबर है यहाँ पर शाब्दिक साहचर्य आ जाएगा। पांचवा नंबर जो इसमें विभेदी अधिगम आ जाएगा। फिर छठे नंबर जो इसमें प्रत्यधिगम। और फिर जो सातवां नंबर जो है यहाँ पर ये नियम सीखना अधिगम या सिद्धांत अधिगम। और फिर जो नौवां नंबर है समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से जो है इनका ये पीरियड है जो यहाँ पर जिसके माध्यम से भी बतलाया गया है। और 8 प्रकार जो इन्होंने ये बतलाए थे। और ये जो यहाँ पर 8 जो प्रकार बतलाए गए थे इसमें क्या था? तो जैसे सबसे पहला जो संकेत अधिगम था, व्यक्ति किसी दिए गए संकेत या उदाहरण के लिए लाल ट्रैफिक लाइट की एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। यह सीखना अनैच्छिक है। दूसरा जो है यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, शब्दों या संख्या उदाहरणों को दोहराना। विशिष्ट उत्तेजनाओं के लिए व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया पुरस्कृत है। तीसरा नंबर चेन अधिगम या चेनिंग, क्रम में कॉपीराइटिंग के लिए एक पेंसिल का उपयोग करना। 2 या अधिक पहले से सीखा उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध एक साथ जुड़े हुए हैं। और चौथा नंबर जो है शाब्दिक साहचर्य अधिगम आ जाता है, जिसमें 100 और 500 के हिसाब से नंबर लिखना। जो मौखिक है, जैसे एक शिक्षार्थी किसी वस्तु की पहचान करता है और उसे उसके उचित नेम जैसे लाल गेंद से पुकारता है या एक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी या फ्रेंच के समकक्ष उसे पाता है। और पांचवें नंबर जो बहुविवेदन अधिगम आ जाता है, व्याख्यान करना और सरल जो रेखा उसका निर्माण करना। सीखने वाला मोटर और मौखिक श्रृंखला के बीच अंतर करना सीखता है, जिसे उसने पहले ही हासिल कर लिया है। छठा नंबर जो यहाँ पर संकल्पना अधिगम आ जाता है, सरल रेखांकन की व्याख्या करना। उत्तेजनाओं के एक वर्ग के लिए आम प्रतिक्रिया, एक अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थी अपनी अमूर्त विशेषताओं जैसे कि आकृति, रंग आदि की पहचान करके उत्तेजना को जवाब देता है। सातवां नंबर नियम अधिगम का आ जाता है, अक्षर डेटा पढ़ने का कौशल। एक नियम सीखने में हम 2 या अधिक अवधारणाओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाएगा, या 100 डिग्री जो सेल्सियस है, 100 डिग्री जो सेल्सियस है इस पर पानी उबल जाएगा। तो यहाँ तापमान और कथनांक एक नियम से संबंधित 2 अवधारणाएं हैं। और 8वां नियम है समस्या समाधान अधिगम। सीखने वाला कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखे गए नियम का उपयोग करता है।
समस्या समाधान या निचले क्रम के नियमों का संयुक्त उत्पाद है। तो इस प्रकार से किसी समस्या को हल करने के लिए एक आंतरिक घटना यानी सोच की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने 8 प्रकार ये बतलाए थे, और सबसे ऊपर जो इसमें समस्या का समाधान और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना था। तो ऐसे 8 जो इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट आ जाता है थ्रस्टन तथा लिकर्ट। निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, मूल्य, अभिवृत्ति या फिर व्यक्तित्व। तो इनका जो संबंध जो है ये अभिवृत्ति से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिलब्धि से के संबंध में इनमें से सही है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। तो बुद्धिलब्धि के संबंध में सही है। अब सही कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। बुद्धिलब्धि जो इसका फार्मूला बताया गया था कौन सा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला IQ का। इसके बाद है उत्सुकता परीक्षण। इनमें से किसका घटक है? सृजनात्मकता, रुचि, अभिप्रेरणा या बुद्धि का। तो उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? तो किसका है ये? सृजनात्मकता का। इसके बाद आ जाता है 16 पेयर। इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, अभिरुचि या फिर दबाव। तो 16 पेयर परीक्षण। तो यहाँ पर जो देखें तो इसका जो संबंध है, तो व्यक्तित्व मापने के लिए इसका प्रयोग जो है किया गया था। और अगर हम यहाँ पर जो ये 16 पेयर परीक्षण जो इसकी बात करें तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है 16 पेयर, जिसे मूल रूप से कैटल और मीड ने 1949 में विकसित किया था। सामान्य व्यक्तित्व का 185 आइटम माप है जो वर्तमान में अपने 5वें संस्करण में है। और ये जो उपकरण 16 प्राथमिक पैमानों, 5 द्वितीय क्रम पैमानों, 2 तृतीय क्रम पैमानों का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय प्रतिक्रिया प्रारूप का उपयोग करता है। प्रश्नावली कंप्यूटर या कागज और पेंसिल प्रारूपों पर में उपलब्ध होती है और विभिन्न सेटिंग्स में उपयोग के लिए विभिन्न आयु समायोजित संक्षिप्त और संशोधित संस्करण है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन के द्वारा दिया गया था? कैटल और मीड के द्वारा 1949 में। और 185 आइटम्स हैं, 5 संस्करण है वर्तमान में, और 16 जो प्राथमिक पैमाने हैं जिसमें 5 द्वितीय क्रम के पैमाने थे, 2 तृतीय क्रम के पैमानों का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी जो प्रतिक्रिया प्रारूप जो इसका उपयोग इसमें किया गया था। और प्रश्नावली कंप्यूटर या कागज या पेंसिल प्रारूपों में उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से जाइए 16 परीक्षण जाइए किया जाता है, 16 पेयर परीक्षण। इसके बाद है इनमें से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। तो ये जो सृजनात्मकता जो इससे संबंधित नहीं है, अब नहीं है कौन सा? जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो यहाँ पर मितव्ययिता है। तो सृजनात्मकता जो है मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है और इसमें मौलिकता, उपयोगिता और प्रभाव का गुण पाया जाता है। इसके बाद है बुद्धि का जो तरल मौजिक मॉडल था यह दिया था कैटल, थ्रस्टन, गिलफोर्ड या स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? और यह दिया गया था कैटल के द्वारा। और इस मॉडल के अंतर्गत व्यक्ति में सोचने और तर्क करने की जन्मजात शक्ति होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बुद्धि का जो तरल मौजिक मॉडल था, तो ये रेमंड बी कैटल जैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कैटल ने तरल बुद्धि को संबंधों से संबंधित पिछले विशिष्ट अभ्यास या निर्देश से स्वतंत्र रिश्तों को महसूस करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। और तरल बुद्धि सोचने और तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है। तो ये कथन जो है इनका था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, अहस्तक्षेपी या कोई सी भी नहीं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो कौन सी है? ये वाली, प्रजातांत्रिक नेतृत्व की। तो एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक हेतु विद्यालय परिसर में जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली है इसका अनुसरण सबसे अधिक उपयुक्त रहता है। इसके बाद है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है खेल का मैदान, घर, सभागार, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा है?
उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय और कक्षा का वातावरण, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले तो अपने घर से ही सीखता है, उसके बाद फिर विद्यालय उसका दूसरा स्थान है। तो विद्यालय और कक्षा का वातावरण जहाँ पर उसका विकास होता है। इसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन था शेफर्ड, ड्रेवर, हैडफील्ड या लेटर का। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, तो किन का था ये? ड्रेवर जो है इनका था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा जो है ये किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है, और इसमें चालक, प्रेरक तथा प्रोत्साहन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक, ये स्रोत होते हैं। अब ये क्या है? प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिसके बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं, जैसे भोजन, पानी, हवा इत्यादि। इन आवश्यकताओं की तृप्ति पर ही व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है। चालक की अगर हम बात करें तो प्राणी की आवश्यकताओं से चालक का जन्म होता है, और चालक शक्ति वह स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील करता है। जैसे कि भोजन की आवश्यकता से भूख चालक की उत्पत्ति होती है। भूख चालक उस भोजन की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपन की अगर हम बात करें तो पर्यावरण की वे वस्तुएं जिनके द्वारा प्राणी के चालकों की तृप्ति होती है वे उद्दीपन कहलाती है। भूख जैसे एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, इसलिए भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। आवश्यकता, चालक व उद्दीपन तीनों में संबंध होता है, और आवश्यकता चालक को जन्म देती है। चालक बढ़े हुए तनाव की दशा है जो कार्य और प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। उद्दीपन बाहरी वातावरण की कोई भी वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है, तो इस प्रकार से क्रिया के द्वारा चालक को कम करती है। प्रेरक की अगर हम बात करें तो प्रेरक शब्द वह व्यापक शब्द है, और प्रेरकों की आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचि, स्थायी उद्दीपक आदि से जाना जाता है, और यह किसी विशेष उद्देश्य की ओर व्यक्ति को ले जाती है। तो या इस प्रकार से अभिप्रेरणा के स्रोतों की अगर हम बात करें तो आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक, ये वाले इसके जो है प्रेरक हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक ये आ जाते हैं, तो ये वाला इसमें नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेलों में, प्रायोगिक खेलों में, बौद्धिक या गतिमान खेलों में। तो चेस तथा जो ताश होते हैं कार्ड में वाले, तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो बुद्धि के खेल जो इनको माना गया है बौद्धिक खेल। कई तरीके से खेला जाता है, कुछ तो इसमें जुआ में लगा लो, लेकिन बुद्धि वाले खेल जो उसके अंतर्गत इसे माना गया है। इसके बाद है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे सीखना। नेक्स्ट आ जाता है अभिवृत्ति संप्रत्य है, संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या ये सभी। अभिवृत्ति संप्रत्य है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है, मतलब इसमें सभी के सभी आ जाते हैं। तो अभिवृत्ति जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है, जिसमें संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक संप्रत्य यह पाए जाते हैं। तो ये तीनों जो इसमें माने गए हैं, संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक। इसके बाद है इनमें से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारणा, पुनः स्मरण या अनुभूति। तो स्मृति से संबंधित नहीं है, कौन से वाला? ये वाला। अनुभूति जो है इससे संबंधित नहीं है। पहचान, धारणा और पुनः स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, लेकिन जो ये अनुभूति जो है ये किसी विशेष अवस्था में होने वाली एक क्रिया होती है, तो इसी का संबंध यहाँ पर नहीं है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। दोनों है या कोई सी भी नहीं है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है, तो क्या माना गया है इसमें? ए और बी इनको।
तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बोरिंग जो है, बोरिंग, इन्होंने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी थी और इन्होंने कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, किंतु इस परीक्षण से बुद्धि के स्वरूप के विषय में कुछ पता नहीं चल पाया। बाद में बुद्धि को 3 भागों में बांटकर इसे परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पर जो ये मनोवैज्ञानिक जो इन्होंने अपने अनुसार अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपनी बुद्धि की परिभाषा यहाँ पर दी है। तो जैसे यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक है टर्मन, एबिंगहॉस, स्काउट, बर्ड, गाल्टन, स्टर्न आदि। तो इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जो उसकी हर क्रिया में पाई जाती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा प्रस्तुत की थी। जैसे टर्मन है, इनके अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, इसलिए टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। एबिंगहॉस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। गोल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। स्टर्नजहन के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो इस प्रकार से जो ये मनोवैज्ञानिक है इन्होंने बुद्धि के बारे में अपनी परिभाषा दी थी। नेक्स्ट जो फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ये जो मैस्लो जो है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा गया है आवश्यकता, शारीरिक, दृढ़ इच्छा शक्ति, अंतर्निहित का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा गया था? तो इनका जो सिद्धांत है इसे कहा गया था आवश्यकता का सिद्धांत। अब यहाँ पर जिनका सिद्धांत है इसे और अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो जैसे पद अनुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकताओं का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकताओं का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकताओं का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है इनको इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है, तर्क, बोध, चिंतन या फिर विवेक से। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से होता है। नेक्स्ट आ जाता है, पावलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? खरगोश, कुत्ते, चूहे या बिल्ली पर? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कुत्ता जो है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये जो आईपी पावलो जो थे, इयान पावलो, तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और उसके लिए इन्होंने ध्वनि रहित कक्ष तैयार कराया था और अपने कुत्ते का भूखा रखकर उसने प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया था। मेज के साथ बांध दिया। कक्ष में एक खिड़की भी बनाई गई थी जिसमें कुत्ते को सब कुछ दिखाई देता था। पावलोव ने कुत्ते की लार नली को काटकर इस प्रकार नियोजित किया था कि कुत्ते के मुंह से निकलने वाली लार कांच के ट्यूब में एकत्रित हो जाए। सबसे पहले पावलोव ने कुत्ते के सामने केवल एक गोश्त का टुकड़ा रखा। कुत्ते को गोश्त पसंद होता है, इसलिए यह कुत्ते के साथ स्वाभाविक है कि गोश्त की गंध और स्वाद के कारण उसको देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया और वह कांच की ट्यूब में एकत्रित या जमा हो गया। जो भी लार उस ट्यूब में एकत्रित हुई उसे माप लिया गया। दूसरी बार जब कुत्ते के सामने गोश्त रखा गया तो साथ एक घंटी भी बजाई गई और कुत्ते के व्यवहार का निरीक्षण करने पर पाया गया कि इस बार कुत्ते के मुंह से बराबर लार टपकना शुरू हो गई। पावलो ने इस प्रयोग के कई बार दोहराया और जब कुत्ते को गोश्त दिया गया तब तक घंटी भी बजाई गई। एक बार ऐसा हुआ कि कुत्ते के सामने गोश्त न कर केवल घंटी बजाई गई और उसकी प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पता चला कि कुत्ता अभी पहले की तरह ही लार टपका रहा है। इस प्रयोग से पावलो ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज से प्रतिबंध हो गया है और इस प्रयोग में गोश्त जो है ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है तथा घंटी और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है तथा लार का टपकना एक अनुक्रिया है। इस प्रयोग से हमारे सामने एक घटना सामने आती है कि कुत्ता सामने 2 प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करता है, ये घंटी का बजना और दूसरा था भोजन का दिया जाना। अंत में कुत्ते के साथ केवल घंटी ही बजाएगा और भोजन नहीं देगा, तो भी पाएगा कि कुत्ते के साथ वही अनुक्रिया हुई जो भोजन के साथ उस समय होती थी। तो इसे हम चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, आपको इसके बाद या चित्र भी दिखा देंगे वो वाला। तो अनुकूलित जो अनुक्रिया इसके सिद्धांत श्रवण सहज क्रिया पर आधारित होता है और सीखने की क्रिया किसी सीमा तक
इस पर निर्भर करती है। इसलिए लार्डन ने भी कहा था कि अनुकूलितन क्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक की बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक होता है जो स्वाभाविक उद्दीपन संबंध किए जाने पर प्रभावपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जो इन्होंने प्रयोग ये किया था। तो ये वाला जो चित्र है इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कुत्ता जो बंधा हुआ है और ये सामने शीशा था, यहाँ से इसको भोजन दिया जाता था और प्रणाली लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारा सारा इकट्ठा होता था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये शोध किया गया था। तो इस प्रकार से जो है इवान पावलोव जो है इन्होंने ये शोध किया था कुत्ते के ऊपर। इसके बाद थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला है। तो चिंतन और कल्पना जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। थॉर्नडाइक जो एक जाने माने व्यवहारवादी थे जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। इसके बाद है सीखने का वक्र। सीखने की प्रगति का सूचक है, मौलिकता का, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप का या सीखने की रचनात्मकता का। तो सीखने का जो वक्र है इसको क्या माना गया है? इसको माना गया है सीखने की प्रगति का सूचक। इसके बाद इनमें से कौन सा भूलने का एक सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिपकारी, प्रतिबोधित या प्रतिआचित। कौन सा भूलने का एक सिद्धांत है? तो भूलने का जो एक सिद्धांत है ये वाला प्रतिपकारी अवरोध, विस्मरण कह देते हैं जैसे, मतलब भूलना। तो ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु और उसके धारणा की जांच के बीच में किसी अन्य विषय वस्तु को सीखने पर मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु की जानकारी में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। तो प्रतिपकारी अवरोध मतलब विस्मरण, आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है अध्यापन के समय अध्यापक को इनमें से किसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्ति की भिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, किसका? व्यक्तिगत भिन्नता का। क्योंकि एक कक्षा जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई जल्दी सीखने वाले, कुछ धीमे सीखने वाले। इसके बाद है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दिखाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। भग्न, आशा, संबंध, तनाव या चिंता। कौन सा? ये वाला संबंध। नेक्स्ट है कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होंगे उन्हें परस्परता, रचनात्मकता, गतिशीलता या संगति कहेंगे। तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होंगे उन्हें हम गतिशीलता कहेंगे। इसके बाद विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा था? किशोर, मध्य, प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था को। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा गया है? तो कौन से होता है ये? किशोर अवस्था। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये अत्यधिक दबाव एवं तनाव की अवस्था इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध होता है? अभिवृत्ति, बचने, स्वीकार्यता या फिर समायोजन में। तो किसमें होता है? यहाँ पर समायोजन में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। तो अधिगमकर्ता को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है। कौन सा देता है? ये वाला, अर्थात जो सृजनशीलतावाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समन करने की कौन सी विधि है? मिश्रित, विचार साचर्य, दोनों या कोई सी भी नहीं। तो समन जो है समन करने की विधि है। अब कौन सी वाली विधि है? तो यहाँ पर दोनों ही विधियां, मिश्रित विधि और विचार साचर्य विधि। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसके बाद फिर हमारे जो आपके अन्य सब्जेक्ट जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? तो संबंध सूचक अव्यय जो है इसका उदाहरण है इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? शीला के समान कोई आलसी नहीं, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, थोड़ा आराम करूंगा, जरा सोच समझकर बोलिए। तो संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। अब वो कौन से वाला है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, शीला के समान कोई आलसी नहीं है। तो यह है संबंध सूचक अव्यय का
उदाहरण। तो संबंध सूचक अव्यय को अगर हम देखें तो वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्दों के आगे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उसे संबंध सूचक कहा जाता है। जैसे पानी के बिना जीवन नहीं है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, रमेश दौड़ता गया, दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता। तो ये जो यहाँ पर वाक्य है बिना, तक, भर, तो ये क्या है? संबंध सूचक है। बिना पद धन संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से मिलाता है, तक रमेश का संबंध गया से मिलाता है, भागदेन का संबंध घूमना क्रिया तक संज्ञा के साथ जोड़ता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये होते हैं संबंध सूचक। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अनुचित विलोम शब्द युगम। जो है यहाँ पर बताइए विधि निषेध अमर मर्त्य अखल सज्जन या वैर क्रोध। तो अनुचित विलोम शब्द युगम वाला जो विकल्प जो आपने बताना है और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है इसमें जो दिया गया है वैर और क्रोध, ये दोनों एक ही बात है। चिकना मुंह पेट खाली, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा? अपने हाथ से दान देना, अत्यधिक प्यारा होना, देखने में सुखी भीतर से दुखी, जबरदस्ती गले पड़ना। तो चिकना मुंह पेट खाली ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या होता है? देखने में सुखी लेकिन भीतर से दुखी। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि ये खुश है लेकिन ये नहीं पता कि अपने अंदर कितने दुख वो लिए घूम रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? युधिष्ठिर युधि स्थिर, अभिप्सा अभिप्सा, गुरु उपदेश गुरु उपदेश, गत्यवरोध गति अवरोध। तो सही संधि युक्त शब्द इनमें कौन सा है? तो यही वाला हो जाएगा युधिष्ठिर युधि स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। नेक्स्ट इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, असंगत है? अब यह जो इसका उच्चारण इच्चरम तालु मतलब ईच वर्ग या साइन से होता है और इसमें अलप्राण और घोषवर्ण भी आ जाएंगे। ई में तालव्य हर्षव आवृत मुख्य आ जाएंगे, बा में ओष्ठ घोष अलप्राण आ जाएंगे, सा में मूर्धन्य अलप्राण घोष वाले आ जाएंगे। तो गलत है इसमें एक। अब कौन से वाला है? ये वाला, क्योंकि इसमें रीट वर्ग जो वर्ण है वो आ जाएंगे र और सा, और ये वाला इसमें गलत है क्योंकि इसमें अलप्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, घोष में पहला दूसरा आ जाता है। तो ये जो है यहाँ पर गलत है। इसके बाद है प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें असुमेलित है। अब असुमेलित की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है भगिने भगनी प्लस में या, तो यही इसमें गलत है। ऐश्वर्य में ईश्वर प्लस में या, वार्धक्य में वर्धक और या, वैशिष्ट में विशिष्ट और या, ये सही है, बस इसको छोड़कर। इसके बाद है उपसर्ग से निर्मित शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब गलत है यहाँ पर। तो उपसर्ग से निर्मित, उपसर्ग क्या जो सबके सुर में लगता है, जैसे परि अति अन प्रति। अब इसमें एक गलत है, गलत कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है अनसुया, इसमें अन उपसर्ग है, अन अधिकार में अन है, अन सन इसमें गलत है, तो इस कारण से ये गलत है। पर्यंक में परि अंक, परिभाषी, परिसम मतलब परिउषम, और अति उक्ति अतीत अति आवश्यक, प्रत्यर्पण प्रतीक्षा प्रतीक, इनमें प्रति है, बस ये वाला गलत है। इसके बाद है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत है, गोस्वामी मुकदमा पंखु या तहसीलदार। तो कौन सा गलत है इसमें? अब यहाँ पर जो इसमें गलत है कौन सा? ये वाला। मुकदमा क्या है कि ये देसी शब्द है, मतलब अपने देश का है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा समास विग्रह की दृष्टि से कौन से विकल्प यहाँ पर असंगत है? तो समास विग्रह की दृष्टि से शुभंकर शुभ को करने वाला, रसमलाई रस में डूबी मलाई, नवयुवक नवयुवकों का समूह, शाखमृग शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग। तो गलत है इसमें। अब गलत कौन से वाला है? ये वाला, नवयुवक अर्थात 9 युवकों का समूह, तो ये वाला यहाँ पर गलत है। इसके बाद है इनमें से असंगत विकल्प बताइए। तो यहाँ पर भी एक असंगत है, गलत है। सात्य अव्यय से निर्मित भाववाचक है, निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक है, रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है।
तो इसमें असंगत विकल्प है कौन से वाला, जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है, शक्तिशाली। विशेषण से निर्मित एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा यहाँ पर संगत नहीं है। ख्याली पुलाव बनाना मतलब व्यर्थ की बातें करना। अपना समूह लेकर आ जाना मतलब असफल होने पर लज्जित होना। अंधेरे घर को उजाला एकमात्र सहारा। ऊंट का सुई करी नोक से निकालना। शक्तिशाली का कमजोर होना। तो अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर एक सही नहीं है। अब सही नहीं है कौन सा, ये वाला। ऊंट का सुई करी नोक से निकालना मतलब शक्तिशाली का कमजोर होना। तो ये जो यहाँ पर सही इसमें नहीं है। इसके बाद है सचिन क्रिकेट खेलता है। वाक्य को जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कौन से वाला बनेगा। सिर्फ सचिन क्रिकेट खेलेगा। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। सचिन से क्रिकेट खेला जाता था, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रम में जब हम इसे बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इसके बाद है इनमें से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है। अब अकर्मक क्रियाएं यहाँ पर कौन कौन सी है, और जो ये ऑप्शन 3 में दी गई है, हंसना, खाना, सोना, तो ये जो है यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दुष्ट तुझे धिक्कार है विस्मयादि बोधक वाक्य है। मैंने माँ का कहना नहीं माना निषेध बोधक है। हाँ हो सकता है आज शाम को आए इच्छा बोधक है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे संकेतार्थक है। अब यहाँ पर एक सही नहीं है, कौन से वाला सही नहीं है, ये वाला, क्योंकि हो सकता है वह आज शाम को आ जाए। तो यहाँ पर ये जो है ये इच्छा बोधक वाक्य बताया गया है जो कि गलत है। विस्मयादि बोधक दुष्ट, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तुझे धिक्कार है। निषेध मतलब मनाही, मैंने माँ का कहना नहीं माना। संकेत मतलब इशारा किया गया है कि समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। इसके बाद है दादुर भेक सालुर शब्द किसके पर्यायवाची है। हाथी, मेंढक, बंदर या सिंह के। दादुर भेक सालुर किसके पर्यायवाची है, तो ये जो मेंढक जो है यहाँ पर इसके ये माने गए हैं। तो यहाँ पर देखें तो जैसे दादुर मंडूक, मेजा, दादुर दरदुर, दादुर बेंग, दादुर भेक, मेघ, कनेर, पुष्पराज, चंपक, पीत, हड़ताल, इंद्रदीप, चकवा, केसर, कुसुम, पीला, गरुड़, भूरा, शिथिल, चमड़ा, स्किन, त्वचा, सल, मंद, सुस्त, चरम, मंडूक, अनुपम, तालाब, बेजोड़, अनुपम, दलदल, मैदान, चुपल, तेज सहन, वायु, आगन, अजीर, तीव्र, हवा, चंचल शरीर, मेघ, मुदीर। तो ऐसे इनके ये नाम हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर मेंढक जो इनके नाम थे, और यही जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण या क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।